स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी आपको क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल स्टडी के बारे में, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी और फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फर्स्ट ए ग्रुप की, यानी कि एल्कली मेटल्स पहले हम पढ़ लेते और जिसमें हाइड्रोजन सबसे ऊपर है और अपवाद का विषय है। उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट यानी कि एल्कली मेटल्स की। आज हम एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यानी कि रासायनिक गुणधर्मों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म में वायु के साथ अभिक्रियाशीलता, जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वो एयर या वायु के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं। तो क्षार धातुएं वायु की उपस्थिति में मलिन या गंदी हो जाती हैं। आप जानते हैं कि कोई मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, वायु के कांटेक्ट में आती है, तो वो ऑक्साइड की परत उस पर जम जाती है और वो एक प्रकार की भद्दी या गंदी हो जाती है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में इन पर ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है। ये ऑक्सीजन में तेजी से जलकर ऑक्साइड बनाती हैं। लिथियम तथा सोडियम क्रमशः मोनोऑक्साइड तथा परऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Na2O2 के रूप में पाया जाता है या LiO2 के रूप में पाया जाता है या LiO, जबकि अन्य धातुएं द्वारा सुपर ऑक्साइडों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सुपर ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव बड़े आयनों जैसे पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस की उपस्थिति में स्थायी होता है। जैसे लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लिथियम का ऑक्साइड बना रहा है। उसी प्रकार सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रही है, सोडियम परऑक्साइड बना रही है। उसी प्रकार कोई मेटल है, वो पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम हो सकती है, वो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, MO2 यानी कि सुपर ऑक्साइड बना रही है। इनमें सभी ऑक्साइडों की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया है रेडॉक्स रिएक्शन। आगे वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो क्षार धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके सामान्य सी बात है हाइड्रोक्साइड बनाएगी और डाइहाइड्रोजन निकालती है। जैसे 2 मेटल है, वाटर के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके मेटल 2 प्लस आयन के रूप में और 2OH नेगेटिव प्लस H2 डाइहाइड्रोजन इसने बना लिए। तो जब कोई एल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल के आयन के रूप में, हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में और डाइहाइड्रोजन के रूप में विभक्त हो जाती है। अगला है डाइहाइड्रोजन से क्रिया। डाइहाइड्रोजन मतलब H2। तो कोई मेटल डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बना लेती है। आगे नेक्स्ट है आपका और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी अपचायक प्रकृति। अपचायक प्रकृति का मतलब होता है रिड्यूसिंग नेचर। जैसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं, वहाँ पर मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ऑक्सीकारक के बारे में भी बताया था और रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक के बारे में भी बताया था। तो क्षार धातुएं प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करती हैं, जिनमें लिथियम सबसे प्रबल और सोडियम एक दुर्बल अपचायक के रूप में कार्य करती है। जैसे आप जानते हैं कि सब्लिमेशन की प्रोसेस में कोई पदार्थ बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो ये अपचायक प्रकृति का गुण है। जैसे मेटल सॉलिड से मेटल गैस में बदल गया, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी निकलेगी वो सब्लिमेशन एंथैल्पी होगी, यानी कि ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी होगी। उसी प्रकार कोई मेटल है, वो मेटल प्लस और इलेक्ट्रॉन के रूप में टूट जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी परमाणु की विलगित गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। जलयोजन मतलब जब कोई मेटल वाटर से जुड़ती है तो मेटल प्लस के रूप में निकल गई और यहाँ पे क्या जो एंथैल्पी यूज होगी वो हाइड्रोलिसिस एंथैल्पी कहलाएगी। नेक्स्ट है हेलोजन से अभिक्रिया। क्षार धातुएं हेलोजन से अभिक्रिया करके हैलाइड बनाएगी, सामान्य सी बात है। जैसे Na2 प्लस Cl2 से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि हैलाइड। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि मेटल
एक्स मतलब हेलोजन से रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाता है। जहाँ पे एक्स क्या है, कोई हेलोजन है, और एम क्या है, मेटल है, एल्कली मेटल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज ऑफ एल्कली मेटल्स। लिथियम का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। एल्यूमिनियम के साथ मिलकर लिथियम उच्च शक्ति की मिश्र धातु बना सकता है, जिसका उपयोग वायुयान के निर्माण में होता है। सोडियम धातु का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स के रूप में, शीतलक के रूप में किया जाता है, ठंडा करने के लिए किया जाता है। और आप जानते हैं कि सोडियम काफ़ी एक्टिव एक मेटल है जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेती है। सोडियम पोटेशियम एनपीके, सोडियम पोटेशियम और फास्फोरस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में। सोडियम और पोटेशियम का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, आपने परम्यूटेट भी पढ़ा। उसी प्रकार सोडियम स्टेरेट C17H35 COOONA, तो ये क्या है आपका सोडियम स्टेरेट सॉप, साबुन का एक केमिकल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, लिथियम का असामान्य व्यवहार। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक ग्रुप का एलिमेंट का जो पहला सदस्य होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। क्यों दिखाता है ये आपने लिखना है। KO2 में आपने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। और KO2 अनुचुंबकीय क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर इसकी क्यों होती है। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा। तो ये आप अच्छे से कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट, यानी कि एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं। तो आप जानते हैं कि इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। जिसमें बेरियम क्या होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा, सबसे पहला है। इसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम सभी तत्व संयुक्त रूप से मृदा धातुएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है, एल्कली मेटल्स कहलाती हैं, अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं। प्रथम तत्व बेरिलियम वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्नता दर्शाता है, क्योंकि एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, डी कक्षकों की अनुपस्थिति। और एल्यूमिनियम के साथ ये विकर्ण संबंध दिखाता है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जिस प्रकार से एल्कली मेटल्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, उसी प्रकार इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा। जैसे आप देख रहे हैं, बेरिलियम का 4 1s2 2s2, 12 मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, NS2 ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एल्कली अर्थ मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। आगे बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा कि जब हम किसी ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज के बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। उसी प्रकार आयनिक रेडियस भी क्या होती है, बढ़ती है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेरिलियम की 112 पिकोमीटर है, जबकि रेडियम की अभी मापी नहीं गई है, बेरियम की 222 पिकोमीटर है। उसी प्रकार बेरिलियम की आयनिक रेडियस 31 पिकोमीटर है, और रेडियम की आयनिक रेडियस 148 पिकोमीटर है। जो आप देख रहे हैं कि ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ये क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट, अब है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने पढ़ा है कि जो एटॉमिक नंबर है वो जेड इफेक्टिव के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का मान घटता है, और जेड इफेक्टिव के मान के घटने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी घटता है। बेरिलियम की 899 किलो जूल पर मोल है, जबकि रेडियम की क्या है, 509 किलो जूल पर मोल, जो क्या हो रही है, घट रही है। आगे बात करते हैं जलयोजन एंथैल्पी के बारे में। तो क्षार धातुओं के समान इसमें भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनिक साइज बढ़ने पर जलयोजन एंथैल्पी के मानों में क्या होती है, कमी होती है। तो बेरिलियम की जलयोजन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, और बेरियम 2+ की क्या होगी, सबसे कम होगी। क्षार धातुओं की जलयोजन एंथैल्पी क्षार धातुओं की जलयोजन एंथैल्पी की तुलना में कम होती है, और एल्कली अर्थ मेटल्स की जो हाइड्रोलिसिस एंथैल्पी है
वो क्षार धातुओं की तुलना में क्या होती है, कम। MgCl2 6H2, जलयोजन मतलब जल जुड़ गया किसी एल्कली मेटल्स या एल्कली अर्थ मेटल्स के कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें इनके बारे में बताई गई। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एल्कली अर्थ मेटल्स की, क्षारीय मृदा धातुओं की। तो क्षारीय धातुएं, मृदा धातुएं सामान्यतः चांदी की तरह सफेद होती हैं, चमकदार, परंतु अन्य धातुओं की तुलना में कठोर होती हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रेलिश कलर के होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आर हाई ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। तो इनका क्या होता है, छोटा आकार होगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का। निम्न आयनन एंथैल्पी के कारण ये प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और क्योंकि मेटल्स हैं तो मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं, अच्छी कंडक्टर होती हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एल्कली अर्थ मेटल्स की। तो सेम वही है, वायु और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, पर ऑक्साइड बनाएंगे। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा जल के प्रति निष्क्रिय होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके धातुओं के सरफेसेस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। फिर भी बेरिलियम पूर्ण रूप से वायु में जलने पर बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम बहुत अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो वायु में अत्यधिक चमकीले प्रकाश के साथ जलते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। उसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वायु में शीघ्रता से अभिक्रिया करके ऑक्साइड अथवा नाइट्रेट बना लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड और हेलोजनों के साथ अभिक्रिया। तो हेलोजनों के साथ अभिक्रिया करने पर जनरल सी बात है, ये हैलाइड बना लेंगे। जैसे मेटल है प्लस X2 के साथ क्या बना लेगी, मेटल डाई हैलाइड MX2। जैसे बेरिलियम क्लोराइड बना लेता है BeO प्लस Cl2 के साथ, और कार्बन भी जला रहे हैं इस, तो 600 से 800 केल्विन पर क्या बना लिया, बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता। तो ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे बेरिलियम हाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है, जब बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ गर्म किया जाता है, ये एक अपचायक का कार्य करता है। तो बेरिलियम हाइड्राइड बनती है, लिथियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड अलग हो जाती है। अगला है अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो जब कोई मेटल यानी कि अल्कली अर्थ मेटल्स एसिड के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो मेटल डाइहैलाइड बना लेगी। मेटल डाइक्लोराइड उसने बना लिया और डाइहाइड्रोजन निकल गई या हाइड्रोजन गैस निकल गई। नेक्स्ट, वही सेम अपचायक प्रकृति। तो अपचायक प्रकृति में प्रथम वर्ग की धातुओं के समान क्षारीय धातुएं भी प्रबल अपचायक होती हैं। क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं की तुलना में की अपेक्षा ये भी क्या होती हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स भी अपचायक होती हैं। इसका पता चलता है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव अपचयन विभव के मानों में अंतर होता है। अधिक इनके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन एंथैल्पी के मान होते हैं और इनकी अपचयन क्षमता क्षार धातुओं से कम होती है। सेम वही इनके यूजेज पढ़ेंगे हम। सेम इनका यूज मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, मेटल्स हैं क्योंकि। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज आप जानते हैं कि एंटी एसिड में होता है, जो हमारी पेट की अम्लता को दूर करता है। मैग्नीशियम का उपयोग चमकीले पाउडर, बल्बों और संकेतों के रूप में होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज टूथपेस्ट में होता है। रेडियम का यूज विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडिएशन थेरेपी में कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। उसके अलावा जो कैल्शियम के कंपाउंड हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपने इनके क्या लिखने हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है और इनके यूजेज क्या हैं। प्रत्येक के 2 यूजेज
कैसा इनको बनाया जाता है, क्या इनका केमिकल नेम है और क्या इनका केमिकल फॉर्मूला है, जो आपको क्लास 10th में भी आपके पास था, इसलिए मैंने यह आपको होमवर्क में दिया है। तो इस प्रकार आपकी एस ब्लॉक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, एस ब्लॉक एलिमेंट। अगली क्लास में हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।